दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1947 में। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का जन्म ही एक भौगोलिक आपदा, जियोग्राफिकल डिजास्टर था। पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, के बीच 800-600 किलोमीटर का विशाल भारत बसा था। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक देश के दो टुकड़े इतने दूर हों और बीच में उनका सबसे बड़ा दुश्मन देश हो। इन दोनों हिस्सों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, धर्म। लेकिन क्या सिर्फ एक मजहब किसी देश को जोड़कर रख सकता है? इतिहास ने साबित किया कि नहीं। अगर हम इसे गहराई से समझें तो पश्चिम पाकिस्तान की एलीट क्लास पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को हमेशा नीचा समझती थी। उन्हें लगता था कि बंगाली संस्कृति पर हिंदू प्रभाव है और वे असली मुसलमान। पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान को कभी अपना हिस्सा नहीं माना, बल्कि उसे एक आंतरिक उपनिवेश, इंटरनल कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया। वहां से कच्चा माल जैसे झूठ और चावल निकाला जाता, उसे बेचकर डॉलर कमाए जाते और वह सारा पैसा इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों और महलों पर खर्च होता। पूर्वी पाकिस्तान की जनता गरीबी और भुखमरी में धंसती गई, जबकि उनका हक पश्चिम के लोग मार रहे थे। असली चिंगारी तब सुलगी जब 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में खड़े होकर ऐलान किया, उर्दू एंड ओनली उर्दू शैल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सोचिए, पूर्वी पाकिस्तान की 98% जनता बंगाली बोलती थी। उनके लिए उर्दू एक विदेशी भाषा की तरह थी। यह वैसा ही था जैसे आज कोई कहे कि पूरे भारत में सिर्फ फ्रेंच बोली जाएगी। बंगालियों ने इसे अपनी पहचान, आइडेंटिटी पर सीधा हमला माना। अपनी माँ बोली को बचाने के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। सलाम, बरकत, रफीक, ये वो नाम थे जो बांग्लादेश की आजादी के पहले शहीद बने। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसी दिन की याद में मनाती है। पश्चिम पाकिस्तान को लगा कि उन्होंने डंडा मारकर विद्रोह दबा दिया, लेकिन असल में उन्होंने बांग्लादेश की आजादी का बीज उसी दिन बो दिया था। बंगालियों के मन में यह बात बैठ गई कि यह देश उनका नहीं है। अब चलते हैं नवंबर 1970 में। प्रकृति ने पाकिस्तान के साथ एक भयानक मजाक किया। भोला चक्रवात, भोला साइक्लोन। यह आधुनिक इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान था। इसने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 5 लाख लोगों की जान ले ली। गांव के गांव बह गए, लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन असली दुख की बात तूफान नहीं, पाकिस्तान का रवैया था। जनरल याहिया खान की मिलिट्री सरकार ने 3 दिनों तक कोई मदद नहीं भेजी। जब लोग भूख से दम तोड़ रहे थे, तब इस्लामाबाद के नेता आराम फरमा रहे थे। बंगालियों को समझ आ गया कि उनकी जान की कीमत पश्चिम के नेताओं की नजर में कुछ भी नहीं है। इसी गुस्से ने शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने कहा कि अब हमें अपना हक छीन कर लेना होगा। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुए। नतीजे ऐसे आए कि पूरे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेख मुजीब की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें जीत ली। उनके पास पूरे पाकिस्तान में स्पष्ट बहुमत था। कायदे से शेख मुजीब को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो को यह मंजूर नहीं था कि एक बंगाली उन पर राज करे। उन्होंने और सेना ने मिलकर साजिश रची। नेशनल असेंबली के सत्र को टाल दिया गया। मुजीब ने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में मुजीब ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने गरज कर कहा, इस बार का संघर्ष हमारी आजादी का संघर्ष है। मार्च 1971 की वह रात इतिहास के पन्नों में खून से लिखी गई है। ढाका की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। पश्चिम पाकिस्तान के जनरल याहिया खान ने शेख मुजीब के साथ बातचीत का नाटक खत्म किया और चुपचाप ढाका छोड़कर कराची निकल गए। जाते जाते उन्होंने अपनी फौज को एक खौफनाक आदेश दिया, ऑपरेशन सर्चलाइट। उनका मकसद साफ था, बंगालियों की आजादी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। रात के ठीक 11 बजे पाकिस्तानी सेना के टैंक ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सबसे पहले जगन्नाथ हॉल और इकबाल हॉल को घेरा। जो छात्र सो रहे थे उन्हें नींद में ही गोलियों से भून दिया गया। जो अपनी जान बचाकर बाहर निकले उन्हें संगीनों यूनिट्स से गोद दिया गया। उस रात ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में इतना खून बहा कि अगली सुबह वहां की मिट्टी लाल हो चुकी थी। यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह अपनी ही निहत्थी जनता पर किया गया एक क्रूर
नरसंहार। हम इस साजिश को डिकोड करें तो पाकिस्तान का प्लान सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि बांग्लादेश के दिमाग को ही खत्म कर देना था। उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बनाई जिसने भी बंगाली संस्कृति, भाषा या आजादी की बात की उसे खत्म कर दो। प्रोफेसरों को उनके परिवारों के सामने घसीटकर बाहर निकाला गया और मार दिया गया। डॉक्टरों, इंजीनियरों और कवियों को उनके घरों से उठाया गया और रायर बाजार जैसे इलाकों में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। उनका तर्क था कि अगर आज हम इनके पढ़े लिखे लोगों को मार देंगे तो कल को अगर बांग्लादेश बन भी गया तो वहां रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं बचे। यह इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड नेम माह का सबसे घिनौना हिस्सा है। इसी के साथ शुरू हुआ सिस्टमैटिक जेनोसाइडल रेप। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 से 4 लाख बंगाली महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई। पाकिस्तानी सेना ने इसे एक युद्ध के हथियार, वॉर वेपन की तरह इस्तेमाल किया ताकि बंगालियों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया जाए। यह सुनकर आज भी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या दुनिया को यह सब पता नहीं था? बिल्कुल पता था। ढाका में अमेरिका के कॉन्सुल जनरल थे आर्चर ब्लड। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को एक टेलीग्राम भेजा जिसे आज हम द ब्लड टेलीग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था, हमारी सरकार लोकतंत्र को कुचलने और इस नरसंहार की निंदा करने में नाकाम रही है। हम अपनी आंखों के सामने मासूमों का कत्ल देख रहे हैं। लेकिन निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर ने इस टेलीग्राम को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का बिचौलिया था जो उन्हें चीन से गुप्त दोस्ती करवाने में मदद कर रहा था। निक्सन को मानवाधिकारों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनी कोल्ड वॉर जीतनी थी। आर्चर ब्लड को उनकी ईमानदारी की सजा मिली और उन्हें ढाका से वापस बुला लिया गया। यह दिखाता है कि बड़ी महाशक्तियां कैसे अपने फायदे के लिए लाखों लोगों की मौत पर आंखें मूंद लेती हैं। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। उनके पास न खाना था न पैसा, बस एक उम्मीद थी, भारत। अप्रैल 1971 तक 1 करोड़ 10 मिलियन लोग भारत की सीमा में दाखिल हो चुके थे। यह आबादी उस वक्त के कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा थी। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय में हर जगह सिर्फ टेंट ही टेंट दिखाई देते थे। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका भयानक असर पड़ा। वित्तीय बोझ साना लगभग 15 करोड़ रुपए इन शरणार्थियों पर खर्च कर रहा था। बीमारियां, शरणार्थी शिविरों में हैजा, कॉलेरा फैल गया जिससे हजारों लोग मारे गए। सामाजिक तनाव, स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह चुप रहती और भारत को बर्बाद होने देती, या फिर वह दुनिया को दिखा देती कि भारत अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दुनिया के देशों से मदद मांगी, लेकिन जब किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया तब भारत ने तय किया कि अब मुक्ति वाहिनी को हथियार देने और पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अप्रैल 1971 में जब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ चुके थे तब पूरे देश में गुस्सा था। संसद में इंदिरा गांधी पर भारी दबाव था कि अभी के अभी पाकिस्तान पर हमला कर दो। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और पूछा, सैम, क्या हम तैयार हैं? सैम मानेकशॉ का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा, नहीं, अगर हम इस ना को एनालाइज करें तो इसके पीछे सैम बहादुर का पक्का लॉजिक था। उन्होंने कहा, मौसम, पूर्वी पाकिस्तान नदियों का देश है। अप्रैल के बाद मानसून आने वाला था। कीचड़ और दलदली जमीन में भारतीय टैंक फंस जाते और हमारी सेना वहां की हिल्सा मछलियों का खाना बन जाती। चीन का खतरा, अप्रैल में हिमालय के दर्रे खुले होते हैं। अगर भारत पूर्व में लड़ता तो चीन पीछे से हमला कर सकता था। सैम ने कहा, हमें सर्दियों दिसंबर का इंतजार करना होगा जब बर्फ गिरने से चीन के रास्ते बंद हो जाएं। अनाज की कटाई, उस समय देश में अनाज की कटाई होनी थी। सारी ट्रेनें अनाज ढो रही थी। अगर सेना ट्रेनें लेती तो देश में भूखमरी फैल जाती। इंदिरा गांधी ने पूछा, तो कब? सैम ने कहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको 100% जीत की गारंटी देता हूँ। यह था एक असली कमांडर का भरोसा। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी और यहाँ से शुरू हुई 8 महीने की वह तैयारी जिसने इतिहास बदल दिया। जब तक सेना तैयार हो रही थी, पर्दे के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड टीमानिया काम कर रही। रॉ के संस्थापक RN काओ, जिन्हें स्पाई मास्टर कहा जाता है, उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन जैकपॉट। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के उन नौजवानों, किसानों और छात्रों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग देना शुरू किया जो पाकिस्तान के जुल्म से भाग कर आए थे। इन्हें कहा गया मुक्ति वाहिनी ट्रेनिंग कैंप। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बॉर्डर पर गुप्त कैंप बनाए गए। गुरिल्ला युद्ध, इन लड़कों को सिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी टैंकों को ब्लास्ट करना है, कैसे पुल उड़ाने हैं और कैसे उनकी रसद, सप्लाई लाइंस काटनी है। नतीजा, 1971 के अंत
तक मुक्ति वाहिनी ने लगभग 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घायल या खत्म कर दिया था। पाकिस्तानी सेना इतनी डर गई थी कि वे रात को अपने कैंप से बाहर नहीं निकलते थे। मुक्ति वाहिनी ने जमीन तैयार कर दी थी, अब बस भारतीय सेना की एंट्री बाकी थी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि युद्ध होना तय है, लेकिन उन्हें दुनिया का समर्थन चाहिए था। वे लंदन, पेरिस और वॉशिंगटन डीसी गईं। उनका मकसद था दुनिया को यह दिखाना कि भारत पर कितना बड़ा बोझ डाला गया है। लेकिन वॉशिंगटन में उनका सामना हुआ रिचर्ड निक्सन से, जो इंदिरा गांधी से नफरत करते थे। निक्सन पाकिस्तान को बचा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान उन्हें चीन से दोस्ती करने में मदद कर रहा था। भारत दुनिया में अकेला पड़ गया था। तब इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ गैम्बल खेला। अगस्त 1971 को भारत ने सोवियत संघ रूस के साथ एक शांति और मित्रता संधि इंडो सोवियत ट्रीटी साइन की। यह क्यों महत्वपूर्ण था? इस संधि के आर्टिकल 9 में साफ लिखा था कि अगर भारत पर हमला होता है तो रूस भारत के साथ खड़ा होगा। इस एक दस्तखत ने अमेरिका और चीन के हाथ बांध दिए। भारत अब अकेला नहीं था, उसके पीछे दुनिया की एक महाशक्ति खड़ी थी। सरकार ने पूरे देश को इस युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। क्या आपको पता है, उस वक्त हर एक चिट्ठी और सिनेमा टिकट पर 10 पैसे का शरणार्थी टैक्स लगाया गया था। पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन 1 करोड़ शरणार्थियों के लिए अपना पेट काट रहा था। लोगों में एक गजब का जज्बा था। रेडियो पर हर रोज मुक्ति वाहिनी की कामयाबी के किस्से सुनाए जाते थे। सैम मानेकशॉ ने सेना की तैनाती पूरी कर ली थी। रसद लॉजिस्टिक्स तैयार थे, नदियां पार करने के लिए पुल तैयार थे, टैंक बॉर्डर पर तैनात थे। बस एक चिंगारी की देरी थी, और वह चिंगारी पाकिस्तान ने खुद सुलग दी 3 दिसंबर की शाम को, शाम के 5:40 बजे। भारत के लोग अपने रोजाना के कामों में मसरूफ थे। रेडियो पर गाने चल रहे थे। तभी अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 51 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर। उन्हें लगा कि वे 1967 के 6 डे वॉर की तरह भारत की वायुसेना को जमीन पर ही तबाह कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ महीनों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। इंदिरा गांधी उस वक्त कोलकाता में थीं। उन्होंने तुरंत दिल्ली आकर देश को संबोधित किया। उनके शब्द थे, युद्ध हम पर थोप दिया गया है। रात के 11:50 बजे भारतीय वायुसेना ने पलटवार किया। अगले 24 घंटों में IAF ने पाकिस्तान के आसमान पर कब्जा कर लिया। पूर्वी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक स्क्वाड्रन सैबर जेट्स था, जिसे हमारे ग्नैट, जीनैट और MiG-21 ने 2 दिन में खत्म कर दिया। अब ढाका का आसमान सिर्फ भारत का था। जमीन और आसमान के बाद बारी थी समंदर की। भारतीय नौसेना ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। 4 दिसंबर की रात ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ। भारत ने अपने छोटे लेकिन तेज ओसा क्लास मिसाइल बोट्स को कराची की तरफ भेजा। पाकिस्तान नेवी को लगा कि ये छोटी मछुआरों की नावें हैं, लेकिन उन नावों से निकली स्टिक्स मिसाइलों ने पाकिस्तान के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स PNF एंड शाहजहां को समंदर में डुबो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कराची पोर्ट के ओनेल टैंक्स में आग लग गई। वो आग इतनी भयानक थी कि उसे 60 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पाकिस्तान नेवी इतनी डर गई कि उन्होंने अपने बाकी जहाजों को पोर्ट के अंदर छिपा लिया। आज भी हम नौसेना दिवस, नेवी डे, इसी जीत की याद में मनाते हैं। पूर्व में जब हम आगे बढ़ रहे थे, पाकिस्तान ने पश्चिम में राजस्थान एक बड़ा हमला किया ताकि भारत का ध्यान भटकाया जा सके। जगह थी लोंगेवाला। वहाँ भारत की 33 पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवान थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। उनके सामने पाकिस्तान के 2000 सैनिक और 45 टैंकों का लश्कर था। मेजर के पास 2 रास्ते थे, या तो पीछे हट जाएं या मरते दम तक लड़ें। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। पूरी रात उन 120 जवानों ने पाकिस्तान के टैंकों को रोके रखा। उन्होंने एक दिमागी खेल खेला। खाली धब्बों को एंटी टैंक माइंस दिखाकर पाकिस्तान के टैंकों को कंफ्यूज कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, IAF के हंटर विमानों ने उन टैंकों का टारगेट प्रैक्टिस किया। 120 जवानों ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को धूल चटा दी। यह दुनिया के इतिहास की सबसे वीर में से एक है। इसी दौरान समंदर के नीचे एक और बड़ा शिकार हुआ। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी PNS गाजी, जिसे उन्होंने अमेरिका से लिया था, वह विशाखापत्तनम के पास डूब गई। पाकिस्तान का प्लान था हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को खत्म करना, लेकिन भारतीय नौसेना ने एक जाल बिछाया। उन्होंने दिखाया कि विक्रांत विजाग में है, जबकि वहाँ भी अंडमान में था। गाजी जैसे ही विजाग के पास
पास आई वह एक रहस्यमयी धमाके में डूब गई। भारत कहता है कि INS राजपूत ने उसे डुबाया, पाकिस्तान कहता है कि उनकी अपनी माइन फट गई। जो भी हो, पाकिस्तान की समुद्री ताकत उस दिन खत्म हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ब्लिट्जक्रीग रणनीति का इस्तेमाल कर रही थी। हम शहरों में लड़ने के बजाय उन्हें बाईपास करके तेजी से ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। को भारत ने टांगेल एयर ड्रॉप किया। 700 भारतीय पैराट्रूपर्स आसमान से छतरियों के सहारे उतरे। पाकिस्तान को लगा कि हजारों भारतीय सैनिक उनके पीछे उतर गए हैं। जनरल नियाजी के हौसले टूटने लगे। भारतीय सेना ने मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया। आकाशवाणी, रेडियो पर सैम मानेकशॉ का संदेश बार बार चलने लगा, सरेंडर करो वरना हम कोई दया नहीं करेंगे। अब भारत ढाका की दहलीज पर था, लेकिन तभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने अपनी एंट्री मारी। दिसंबर 1978 के दूसरे हफ्ते तक पाकिस्तान पूरी तरह टूट चुका था। पूर्वी पाकिस्तान में ढाका गिर चुका था और पश्चिम में उनकी नौसेना बर्बाद हो चुकी थी। तब पाकिस्तान के आका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक बेहद खतरनाक और उकसाने वाला फैसला लिया। निक्सन भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ऑर्डर दिया, टास्क फोर्स शार्को को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना करो। इस बेड़े का सबसे बड़ा हथियार था USS एंटरप्राइज, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और परमाणु शक्ति से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था। अगर हम इसे समझें तो अमेरिका का मकसद भारत पर हमला करना नहीं बल्कि भारत को डराना था। वे चाहते थे कि भारत डर जाए और युद्ध रोक दे ताकि पाकिस्तान बच जाए। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी अपना युद्धपोत HMS ईगल भेजी। अब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच घिर चुका था। क्या इंदिरा गांधी डर गईं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मास्को इच्छुमुस्सुरस्की और अपनी उस दोस्ती की संधि की याद दिलाई। जब USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तब रूस सिंह तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने व्लादिवोस्तोक से अपनी 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भेजा। इसमें परमाणु मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर्स, सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर सबमरीन्स। रूसी एडमिरल व्लादिमीर क्रुगल्याकोव को साफ आदेश थे, अगर अमेरिका या ब्रिटेन भारत पर एक भी गोली चलाते हैं तो उन्हें तबाह कर दो। एक वक्त ऐसा आया जब अमेरिकी जहाजों ने देखा कि समंदर के नीचे से रूसी पनडुब्बियां ऊपर आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं। यह एक सीधा सिग्नल था, हम देख रहे हैं, पीछे हट जाओ। अमेरिका को समझ आ गया कि अगर उन्होंने भारत पर हाथ उठाया तो रूस उन्हें नहीं छोड़ेगा। दुनिया परमाणु युद्ध के बहुत करीब थी, लेकिन रूस की इस ढाल ने भारत को सुरक्षित रखा और अमेरिकी बेड़े को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब समंदर में युद्ध चल रहा था तब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र UN में एक अलग ही जंग जारी थी। अमेरिका बार बार सीज फायर युद्ध रोकने का प्रस्ताव ला रहा था ताकि पाकिस्तान को हारने से बचाया जा सके, लेकिन रूस ने यहाँ भी भारत का साथ निभाया। रूस ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार 3 टाइम्स वीटो का इस्तेमाल करके अमेरिका के सारे प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसी दौरान पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने UN में सबके सामने अपने कागज फाड़ दिए और रोते हुए बाहर निकल गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब कोई भी उन्हें हारने से नहीं बचा सकता। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर आप सच्चाई के साथ हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अब वापस आते हैं ढाका। जनरल सैम मानेकशॉ जानते थे कि वक्त कम है। उन्होंने जनरल नियाजी को एक व्यक्तिगत संदेश भेजा, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अगर तुम सरेंडर नहीं करते तो जो कत्लेआम होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन नियाजी को अभी भी उम्मीद थी कि अमेरिका या चीन बचा लेंगे। तब भारत ने एक फाइनल स्ट्रोक खेला। 14 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने ढाका के गवर्नर हाउस पर उस वक्त सटीक बमबारी की जब वहां एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। गवर्नर ने डर के मारे तुरंत इस्तीफा दे दिया। नियाजी का हौसला टूट गया। उन्होंने सीज फायर की भीख मांगी। भारत ने कहा सीज फायर नहीं, सरेंडर। दिसंबर 1971 दोपहर के 4:38 बजे ढाका का रामना रेस कोर्स मैदान गवाह बनने वाला था, आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत का। एक तरफ थे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। के चेहरे पर हार का डर साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को निकाला और जनरल अरोड़ा के सामने रख दिया। यह इस बात का संकेत था कि उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है। यह कोई आम सरेंडर नहीं था। 8,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया ने कभी इतना बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण नहीं देखा था। जैसे ही दस्तखत
दस्तखत हुए ढाका की हवाओं में एक ही नारा गूंजने लगा, जॉय बांग्ला, बांग्लादेश की जय। अब सवाल आता है, उन 30,000 कैदियों का क्या हुआ? भारत ने उन्हें अपने कैंपों में रखा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस के मुताबिक भारत ने उन्हें पूरी इज्जत दी। उन्हें वही खाना दिया गया जो भारतीय जवान खाते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा विवाद शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने उन 93,000 सैनिकों को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? इंदिरा गांधी चाहती तो उन कैदियों के बदले में कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करवा सकती थी। लेकिन भारत ने जिनेवा कन्वेंशन का सम्मान किया। 1972 में शिमला समझौता हुआ। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच बातचीत हुई। भारत ने सारी जमीन और सारे सैनिक वापस कर दिए, इस उम्मीद में कि अब दोनों देशों के बीच हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। क्या यह भारत की महानता थी या एक रणनीतिक चूक? यह बहस आज भी जारी है। 10 जनवरी 1972 शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें पाकिस्तान ने कैद कर रखा था, वे आजाद होकर ढाका लौटे। उन्हें बंगबंधु, बंगाल का दोस्त कहा गया। लेकिन उनके सामने एक तबाह हो चुका देश था। पाकिस्तान आर्मी ने जाते जाते सारे पुल और रेलवे लाइनें उड़ा दी थी। अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी। लेकिन भारत ने यहाँ भी साथ निभाया। भारतीय सेना वहाँ तब तक रुकी जब तक स्थिरता नहीं आई, और फिर वह पल आया जब भारत ने अपनी सेना वापस बुला ली। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था कि एक जीतने वाली सेना ने किसी देश पर कब्जा करने के बजाय उसे वहाँ के लोगों को सौंप दिया। यह भारत के नैतिक चरित्र को दिखाता। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हर एक भारतीय को देखनी चाहिए, तो इसे शेयर जरूर करें।